नमस्कार। वेलकम बैक। शासन के अंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी सरकार या राज्य व्यवस्था के सामने मूलतः तीन चुनौतियां होती। क कानून बनाने की चुनौती। ख कानूनों के अनुसार शासन कार्य का संचालन करने की चुनौती। ग व्यक्तियों के आपसी विवादों या व्यक्ति और सरकार के विवादों के समाधान के लिए कानून प्रणाली लीगल सिस्टम के अनुसार न्याय व्यवस्था जस्टिस सिस्टम संचालित करने की चुनौती। प्रत्येक शासन व्यवस्था में इन तीन मूल चुनौतियों के समाधान के लिए उपाय किए जाते हैं। जिन व्यवस्थाओं के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान किया जाता है उन्हें शासन के अंग कहते हैं। शासन के तीनों अंग निम्नलिखित हैं। शासन के अंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। पहला विधायिका लेजिस्लेचर अर्थात कानून बनाने वाली संस्था। दूसरा कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव अर्थात कानूनों के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। तीसरा न्यायपालिका जुडिशरी अर्थात कानूनों के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था। विधायिका लेजिस्लेचर विधायिका का कार्य कानूनों का निर्माण करना है। राजतंत्रीय प्रणाली मोनार्कियल सिस्टम में यह कार्य आमतौर पर राजा के हाथों में होता था तथा राजा की इच्छा को ही कानून का दर्जा प्राप्त था। धर्मतंत्रीय शासन प्रणाली थियोक्रेटिक सिस्टम में धार्मिक ग्रंथों को ही कानून तथा धर्म के सर्वोच्च पदाधिकारियों को कानून का अंतिम व्याख्याकार माना जाता था। वे ही बताते थे कि कानून क्या है। यदि यूनान के प्राचीन नगर राज्यों को छोड़ दें तो आधुनिक काल से पूर्व मोटे तौर पर कानूनों का निर्माण इसी रीति से होता रहा। आधुनिक काल में लोकतंत्र की स्थापना के बाद माना गया कि कानूनों का निर्माण जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों में कोशिश की जाती है कि जनता की इच्छाओं को सीधे तौर पर जान लिया जाए। इसके लिए वहाँ कुछ विशेष व्यवस्थाएं प्रचलित हैं, जैसे पहल, इनिशिएटिव तथा जनमत संग्रह, रेफरेंडम। किंतु सामान्यतः जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की अधिकता के कारण व्यवहारिक तौर पर यह संभव नहीं होता कि प्रत्येक व्यक्ति की राय जानी जा सके। इसलिए आजकल अधिकांश देशों में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के माध्यम से विधायिका का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष की जन समुदाय अपने एक प्रतिनिधि को चुनकर विधायिका या विधानमंडल में भेजता है तथा सभी क्षेत्रों से चुनकर आए ऐसे प्रतिनिधि आपसी सहमति से कानूनों का निर्माण करते हैं। चूंकि ये सब प्रतिनिधि जनता द्वारा इसी उद्देश्य के लिए चुने जाते हैं, इसलिए मान लिया जाता है कि इनकी सहमति से निर्मित कानून वस्तुतः जनता की इच्छा के अनुसार ही बनाए गए हैं। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका आमतौर पर दो सदनों प्रोसेस से मिलकर बनती है, जैसे भारत में लोकसभा और राज्यसभा। इनमें से एक सदन जनता द्वारा सीधे चुना जाता है और उसकी कानूनों के निर्माण में प्रमुख भूमिका होती है। भारत में लोकसभा इसी भूमिका में है। दूसरे सदन की जरूरत मुख्यतः उन देशों में होती है जो संघात्मक ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर के अनुसार संगठित होते हैं। संघात्मक ढांचे को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इस दूसरे सदन में सभी राज्यों या प्रांतों के कुछ ही सदस्यों को लिया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सीनेट तथा भारत में राज्यसभा की यही भूमिका है। चूंकि अधिकांश कानूनों के निर्माण के लिए इस सदन की भी सहमति आवश्यक होती है, इसलिए इस सदन की उपस्थिति से यह सुनिश्चित होता है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों को छीन न ले। ध्यातव्य है कि ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था इसका महत्वपूर्ण अपवाद है। वहाँ की राजनीतिक प्रणाली एकात्मक यूनिटरी है, इसलिए वस्तुतः वहाँ दूसरे सदन की जरूरत नहीं है। किंतु तब भी वहाँ लॉर्ड्स सभा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रूप में दूसरा सदन रखा गया है। हालांकि उसका मूल कार्य अपनी परंपराओं को सुरक्षित रखना तथा कुछ अतिविशिष्ट व गणमान्य लोगों को संसद में शामिल होने का मौका देना है, न कि प्रांतों या स्थानीय इकाइयों की अधिकारों की रक्षा करना है। जहाँ तक भारतीय विधायिका इंडियन लेजिस्लेचर का प्रश्न है, यह संघात्मक ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर पर आधारित है। केंद्र और विभिन्न राज्यों की विधायिकाएं संविधान में निर्दिष्ट अपने अपने क्षेत्रों के लिए विधान बनाती हैं। केंद्रीय विधायिका या संसद पार्लियामेंट द्विसदनी बाई
कैमरल है। प्रचलित भाषा में इसके दो सदनों में से लोकसभा को निचला सदन तथा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। हालांकि संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। राज्यसभा का गठन कुछ हद तक अमेरिकी सीनेट की तरह राज्यों को प्रतिनिधित्व देने के लिए है तथा कुछ हद तक ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह गणमान्य नागरिकों को विधायिका का हिस्सा बनाने के लिए। राज्यों या प्रांतों की विधायिकाएं आमतौर पर एक सदनी यूनिकैमरल हैं। इस सदन को विधानसभा कहते हैं। संविधान में व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य विशेष में जरूरत महसूस की जाए तो दूसरे सदन के तौर पर विधान परिषद की व्यवस्था की जा सकती है। विधायिका के एक अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों बिल्स पर अपनी सहमति प्रदान करता है। कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव शासन के दूसरे अंग को कार्यपालिका कहते हैं। इसका आशय उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार शासन चलाता है अर्थात कानूनों को लागू करता है। प्राचीन व्यवस्थाओं में विधायिका लेजिस्लेचर और कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव में कोई भेद नहीं था। उदाहरण के लिए राजतंत्र मोनार्की में राजा विधायिका का प्रमुख भी होता था और कार्यपालिका का भी। इस प्रकार धर्मतंत्र थियोक्रेसी में धर्म का प्रमुख ही दोनों अंगों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। आधुनिक काल में जैसे जैसे लोकतंत्र और विधानसभा का विकास हुआ, कार्यपालिका की संरचना में परिवर्तन आने लगे। वर्तमान समय में कार्यपालिका के कई रूप दिखाई पड़ते हैं जो नीचे बने चित्र में देखकर समझ जा सकते हैं। कार्यपालिका के सबसे महत्वपूर्ण दो प्रकार हैं। राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के सर्वोच्च स्तर पर होती है जिसे जनता निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुनती है। उदाहरण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल या अमेरिका में राष्ट्रपति इसी के उदाहरण हैं। स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वे उच्च पदाधिकारी शामिल होते हैं जो अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी के अंग होते हैं तथा जिनका कार्यकाल किसी तरह की निर्वाचन इलेक्शन पर निर्भर नहीं होता। उदाहरण के लिए भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तथा अन्य सिविल सेवाओं के अधिकारी इसी के उदाहरण हैं। स्थायी कार्यपालिका को राजनीतिक कार्यपालिका के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होता है। इसमें शामिल लोगों को प्रशासन के क्षेत्र में विशेष दक्षता हासिल होती है। इसलिए जिन बिंदुओं पर राजनीतिक कार्यपालिका ऐसी दक्षता से वंचित होती है वहाँ स्थायी कार्यपालिका के सदस्य इसकी सहायता करते हैं। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के भी कई रूप देखे जा सकते हैं, जैसे अध्यक्षीय कार्यपालिका प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। यह प्रणाली अमेरिका जैसे देशों में प्रचलित है जहां जनता एक निर्वाचक गण इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चयन करती है। राष्ट्रपति को कार्यपालिका के क्षेत्र में भी सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। संसदीय कार्यपालिका पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव यह प्रणाली भारत और इंग्लैंड जैसे देशों में प्रचलित है। इसके अंतर्गत विधायिका लेजिस्लेचर के सदस्यों से ही राजनीतिक कार्यपालिका का चयन होता है। विधायिका में जिस दल के सदस्य बहुमत में होते हैं वही दल अपनी सरकार बनाता है। सरकार चलाने वाले इसके सदस्यों के समूह को मंत्रिमंडल कहा जाता है। दोहरी कार्यपालिका डुअल एग्जीक्यूटिव यह एक विशेष प्रणाली है जो फ्रांस जैसे कुछ देशों में दिखाई पड़ती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में विभाजित होती हैं। ध्यातव्य है कि इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली के समान होता है, जबकि प्रधानमंत्री का चयन ब्रिटिश या भारतीय संसदीय प्रणाली के समान होता है। बहुल कार्यपालिका प्लूरल एग्जीक्यूटिव यह एक विशिष्ट व्यवस्था है जिसका उदाहरण स्विट्जरलैंड जैसे कुछ ही देशों में देखा जा सकता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य बराबर शक्तियाँ रखते हैं। इसमें सर्वोच्च पदाधिकारी का पद सिर्फ औपचारिक या नाममात्र का होता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड की राजनीतिक कार्यपालिका में एक प्रमुख सहित कुल 7 सदस्य होते हैं, किंतु इन 7 की शक्तियाँ बराबर होती हैं और प्रमुख के रूप में हर वर्ष इनकी नियुक्ति परिवर्तित होती रहती है। जहाँ तक भारतीय कार्यपालिका इंडियन एग्जीक्यूटिव का प्रश्न है, इसमें राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के स्तर पर ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली जैसा ढांचा स्वीकार किया गया है, जिसके अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल मंत्रिपरिषद का गठन करता है।
मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। राष्ट्रपति भारतीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान फॉर्मल हेड है, किंतु सामान्य स्थितियों में उसे मंत्रिमंडल के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना होता है। राजनीतिक कार्यपालिका पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अलावा भारत में स्थायी कार्यपालिका परमानेंट एग्जीक्यूटिव के रूप में एक सशक्त नौकरशाही या अधिकारी तंत्र ब्यूरोक्रेसी भी है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी भी शामिल हैं और भारतीय राजस्व सेवा इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसी केंद्रीय सेवाओं सेंट्रल सर्विसेज के अधिकारी भी। राज्यों के स्तर पर उनकी अपनी अपनी लोक सेवाएं पब्लिक सर्विसेज भी कार्य करती हैं। न्यायपालिका जुडिशरी न्याय शासन का तीसरा अंग न्यायपालिका जुडिशरी कहलाता है। न्यायपालिका के कई कार्य हैं। इसका प्रमुख कार्य है विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों के अनुसार विभिन्न विवादों पर समाधान करे, किंतु आजकल न्यायपालिका की भूमिका काफ़ी हद तक विधायिका के समान भी होने लगी है। इसका कारण यह है कि कई कानून इतने जटिल और अस्पष्ट होते हैं कि न्यायपालिका को उनकी मौलिक व्याख्या करनी पड़ती है। ये व्याख्याएं स्वतः कानून का दर्जा प्राप्त कर लेती हैं, जिन्हें न्यायाधीश निर्मित कानून जज मेड लॉज या निर्णय कानून की इस लॉज कहते हैं। वर्तमान समय में इन्हें कानूनों की एक पृथक शाखा के रूप में महत्व दिया जाता है। ध्यातव्य है कि उच्च स्तर के न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए पूर्व निर्णय प्रेसिडेंट होते हैं तथा उनके लिए बाद की किसी भी समान मामले में उनकी पूर्व निर्णयों प्रेसिडेंट्स को आधार बनाना जरूरी होता है। न्यायपालिका की शक्तियाँ पावर्स ऑफ जुडिशरी न्यायपालिका की शक्तियाँ इस आधार पर तय होती हैं कि शासन का स्वरूप कैसा है। साधारणतः एकात्मक यूनिटरी शासन प्रणाली में न्यायपालिका कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ब्रिटेन की राजनीतिक प्रणाली इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, किंतु संघात्मक फेडरल प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। उनमें केंद्र और प्रांतों के बीच उत्पन्न होने वाले वैधानिक विवादों का समुचित समाधान करने के लिए यह शक्ति दी जाती है कि वे केंद्रीय विधायिका द्वारा निर्मित कुछ कानूनों को भी इस आधार पर अवैध घोषित कर दें कि वे संघात्मक प्रणाली या संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हैं। अमेरिका और भारत के सर्वोच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्राप्त है, इसलिए वे अत्यंत ताकतवर हैं। जिन देशों में निम्नलिखित संविधान होता है, वहाँ संविधान का सटीक निर्वाचन एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन करने का दायित्व भी न्यायपालिका के पास होता है, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ जाती है। पुनः जिन देशों के संविधान नागरिकों को मूल अधिकार की गारंटी देते हैं, वहाँ न्यायपालिका मूल अधिकारों की संरक्षक होती है और न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू आदि की इसकी शक्ति बढ़ जाती है। इस संबंध में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तथा यथोचित विधि प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का विवाद बहुत रोचक है। इनमें से पहला सिद्धांत संसद को न्यायपालिका से ताकतवर बनाता है, जैसे इंग्लैंड में, जबकि दूसरा सिद्धांत न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान करता है, जैसे अमेरिका तथा भारत में। भारतीय न्यायपालिका इंडियन जुडिशरी अत्यंत शक्तिशाली है। भारतीय न्यायपालिका का ढांचा विधायिका या कार्यपालिका के स्तर पर भले ही संघात्मक फेडरल हो, न्यायपालिका के स्तर पर यह एकात्मक यूनिटरी होने के नजदीक है, क्योंकि केंद्र और राज्यों के स्तर पर भिन्न भिन्न न्यायपालिकाएं हैं। राज्यों के उच्च न्यायपालिका हाई कोर्ट सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अधीन होते हैं। इसके अलावा मूल अधिकारों के संरक्षक गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स के तौर पर संविधान के निर्वाचन इंटरप्रिटेशन की अंतिम शक्ति रखने के कारण भारतीय न्यायपालिका काफी शक्तिशाली है। न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू का अधिकार उसे पहले भी प्राप्त था। अब उसकी व्याख्या संविधान के आधारभूत लक्षणों
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के एक अंग के रूप में करके न्यायपालिका ने अपनी यह शक्ति और बढ़ा ली है। धन्यवाद।